फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको ज्ञान आधारित उद्योग और भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास और विदेशी सहयोग की वस्तु स्थिति और भारत के प्रमुख उद्योग प्रदेश के बारे में बताएंगे। तो ज्ञान आधारित उद्योग मतलब नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। आपने कंप्यूटर का सुना होगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आईटी का होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, इसके बारे में सुना होगा। तो ये सब जो है ज्ञान आधारित उद्योग है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री हैं और भारत ने इसमें बहुत तरक्की की है। भारत ने अपने देश में नहीं, दूसरे देशों में भी भारत ने अपनी सॉफ्टवेयर उद्योग का झंडा गाड़ा है और देश विदेश में भारत का नाम बहुत इन सॉफ्टवेयर उद्योग में बहुत मशहूर है। तो भारत की कंपनियां आपने टाटा, महिंद्रा टेक और आपकी विप्रो, ये सब कंपनियां पूरी दुनिया में मशहूर है और इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत को बहुत सारे सर्टिफिकेट मिल चुके हैं और भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर दूसरे देशों में, बहुत से देशों में काम कर रहे हैं। तो भारत ने इस फील्ड में, सॉफ्टवेयर उद्योग में बहुत तरक्की की है और हार्डवेयर उद्योग में थोड़ी कम तरक्की की है, उसमें तरक्की होना बाकी है। और उसके बाद हम बात करते हैं भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण एवं इंडस्ट्रियल उद्योग। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब व्यापार को प्रतिबंधों से मुक्त करना, किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगना, जो भी बिजनेस होगा उसको फ्री करना और निजी कंपनियों के लिए विभिन्न उद्योगों खोल देना और प्राइवेट कंपनियों के लिए सब तरह के उद्योगों को खोल देना, किसी पे भी रोक टोक नहीं लगाना। औद्योगिक नीति मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उदारता लाना और घरेलू जितनी अपने देश की कंपनियां हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी के निवेशकों को, उनके इन्वेस्टमेंटर को आकर्षित करने के लिए लाए गए नए सेक्टर हैं। जैसे आपका खनन है, जैसे माइनिंग कहते हैं, दूरसंचार मतलब कम्युनिकेशन और राजमार्ग निर्माण मतलब हाईवे के जो कंस्ट्रक्शन करते हैं और व्यवस्था की निजी कंपनियों को पूरा खोल दिया, मतलब इसके अंदर प्राइवेट कंपनियां काम कर सकते हैं। यही उदारीकरण होता है। निवेश का एक बहुत बड़ा भाग, इन्वेस्टमेंट जो है उसका बहुत बड़ा भाग घरेलू उपकरणों और आपका वित्त सेवा, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण और खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादकों में लगाया जा चुका है। तो पूरी तरह से प्राइवेट के लिए खोल देना और व्यापार से इसको प्रतिबंधों से मुक्त कर देना, इसे ही लिबरलाइजेशन कहते हैं और इसे ही उदारीकरण कहते हैं। निजी कंपनियों के लिए पूरा एक तरह से खोल देना, चाहे घरेलू कंपनियां हो, चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, चाहे दूसरे देशों की कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सब कंपनियों को जो है नए नए सेक्टरों को खोलना और प्राइवेट कंपनियों को आकर्षित करना। उसके बाद आता है आपका वैश्वीकरण, जिसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, यही ग्लोबलाइजेशन और से ही वैश्वीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में सामान हो, चाहे पैसा हो, चाहे लेबर हो और संसाधन रिसोर्स हो, एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रतापूर्वक फ्री तौर पर स्थानांतरण को बढ़ावा देना। मतलब किसी भी देश का सामान हो, चाहे पूंजी हो, चाहे लेबर हो और संसाधन, एक देश का दूसरे देश में स्वतंत्रतापूर्वक स्थानांतरण को बढ़ावा देना, कोई भी रोक टोक ना होना। और भारत में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? भारत में एफडीआई को बढ़ावा दिया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब विदेश की कंपनियों को आने के लिए कहा गया, बढ़ावा दिया गया, जिससे वो इंडियन कंपनियों में अपना पैसा लगा सके। तो इसके लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में विदेश कंपनियों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई, समझे, और वो उसमें पूंजी निवेश करने के लिए, जिससे वो अपना पैसा लगाएं। बाहर की कंपनियां पैसा कब लगाएंगी? जब उनको बहुत सारी सुविधाएं होंगी। तो उनको उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई। और बहुराष्ट्रीय कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी थे पर लगे प्रतिबंध और बाधाओं को खत्म कर दिया। अगर बाहर की कंपनियां हमारे देश में आती हैं तो उन पे किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, ना बाधा है, वो आराम से काम कर सकती है। तो इसके लिए भारतीय कंपनी को विदेशी
विदेशी कंपनियों के सहयोग से उद्योग खोलने की अनुमति प्रदान करना, मतलब हमारे जो विदेशी कंपनियां जो भारत में आएंगी को इंडियन कंपनी को इंडियन उसके साथ मिलकर उनको खोलने के लिए सहयोग देगी और अनुमति देगी, परमिशन देगी कि वो यहाँ से कारोबार कर सके। तो विदेश में साझा, हमारे देश में दूसरी कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मिलकर काम करे और हमारी कंपनी उस कंपनी के साथ या किसी और कंपनी के साथ दूसरे देश में काम करे, उद्योगों को बढ़ावा दे। अब पहले क्या करें, पहले हम क्या करें, पहले शुल्क में भावनात्मक प्रतिबंधों में कमी लाकर बड़ी मात्रा में आयात उदारता कार्यक्रम को करें। पहले तो जो आयात हो रहा है उसमें हम कोई भी ज़्यादा शुल्क ना लगाएं, उसे एक्सपोर्ट करते रहें और तब बाद में क्या करें, आयात करों के स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे कम करें। पहले तो उसमें जो है किसी तरह का शुल्क ना लगाएं जिससे लोग आकर्षित हों और हमारे देश में उसको इंपोर्ट हो, और बाद में उसको इंपोर्ट को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से कम करना। यही इसका वैश्वीकरण और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो विदेशी सहयोग की वस्तु स्थिति, ये सही सिचुएशन क्या है कि विदेशी सहयोग के भारत में जो है क्या हो रहा है। भारत में घरेलू निवेश और विदेशी निवेश प्रत्येक रूप से बड़ा भाग विकसित राज्यों में जा रहा है। जो भारत के अच्छे डेवलप एरिया हैं उनमें जा रहा है, सारे में बराबर से नहीं जा रहा। भारत में तो 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज स्टेट हैं, तो बराबर से हर राज्य में घरेलू और बाहर के विदेशी इन्वेस्टमेंट जो बाहर देशों से पैसा हमारे देश में लग रहा है तो विकसित राज्यों में जा रहा है, सब राज्यों में बराबर से नहीं जा रहा है। अगर हम देखें तो 1991 के हिसाब से 2000 में औद्योगिक निवेशकों का तो उसका 1/4 भाग औद्योगिक रूप से महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी 25% जितना इन्वेस्टमेंट था, चाहे घरेलू हो चाहे विदेशी हो, उसका 25% अकेले महाराष्ट्र आपके राज्य में हुआ, जो औद्योगिक रूप से पहले से ही मजबूत है। और गुजरात में 17% इन्वेस्टमेंट हुआ और आपका 7% मध्य प्रदेश में हुआ और लगभग 6% तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट हुआ। जबकि यूपी जो हमारा सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश है, इसमें केवल 8% ही इन्वेस्टमेंट हुआ है, जबकि जनसंख्या में ये बहुत बड़ा है। और कई छूटों के बाद भी 7 पूर्वी राज्य, आपके 7 पूर्वी राज्य मणिपुर, आपका अरुणाचल प्रदेश और आपका नागालैंड और मेघालय और आपका ये जो 7 राज्य हैं, इधर छोटे छोटे राज्य हैं, इनमें बहुत सारी छूट देने के बावजूद भी 1% से भी कम भाग ही इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इससे क्या होगा, कमजोर राज्य को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि वहां इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। बड़े राज्यों में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ, उन्हीं की तरक्की हुई और उन्हीं में सारा का सारा पैसा जा रहा है। हर कंपनी, चाहे अपने देश की कंपनी हो चाहे बाहर की कंपनी हो, वो सब के सब उन्हीं राज्यों में पैसा लगाना चाहते हैं जो ऑलरेडी राज्य विकसित हैं, जो डेवलप राज्य हैं। तो ये इसकी वजह से जो कमज़ोर राज्य हैं हमारे देश के, उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि भारत के अंदर तो बहुत सारे राज्य हैं, 5-6 राज्यों में सब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। भारत के औद्योगिक प्रदेश, अब भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रमुख औद्योगिक प्रदेश बन चुके हैं जहाँ इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि भारत में औद्योगिक वितरण समान नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की है कि भारत के अंदर जो है बराबर से फैक्ट्रियां पूरे देश के अंदर नहीं पाई जाती, बराबर से नहीं पाई जाती। इसके कई कारण हैं, कई वजह से कुछ स्थानों पर फैक्ट्रियां ज़्यादा इकट्ठा हो गई हैं और उद्योगों के समूहन को पहचानने के लिए कई सूचकांकों का, इंडेक्सों का इस्तेमाल किया जाता है कि वहाँ देखते हैं कि यहाँ इस एरिया में क्यों फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हो गई, तो वहाँ देखते हैं कि ये औद्योगिक प्रदेश क्यों है, क्योंकि वहाँ उद्योगों की इकाइयों की संख्या ज़्यादा है। वहाँ औद्योगिक में जो काम करने वाले वर्कर हैं वो कहाँ ज़्यादा हैं। औद्योगिक प्रदेश के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति, पावर, जो बिजली है वो किस क्षेत्र में ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है और कुल औद्योगिक उत्पादन कहाँ ज़्यादा हो रहा है। इन सब चीज़ों को पॉइंट में ध्यान रखते हुए ही बताया गया कि भारत के अंदर मुख्य औद्योगिक प्रदेश 8 हैं, लघु औद्योगिक प्रदेश 13 हैं और 15 औद्योगिक जिले हैं जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। तो भारत के अंदर औद्योगिक प्रदेश और जिले हम आपको बताते हैं। तो भारत के औद्योगिक
प्रदेश। तो भारत के आपको ये नक्शे में आप देखेंगे तो भारत में 8 औद्योगिक मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं। तो 6 औद्योगिक प्रदेश इसमें दिखाए गए हैं। एक तो सबसे पहले है गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र, वह इस पार्ट में पाया जाता है। और दूसरा आपका आता है गुजरात, गुजरात यहाँ है तो ये वाला गुजरात क्षेत्र है। और तीसरा है मुंबई, मुंबई पुणे क्षेत्र है। और उसके बाद आपका चौथा आता है ये छोटा नागपुर क्षेत्र है। और पांचवा आपका हुगली क्षेत्र है। और छठा आपका बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र है। इनके अलावा 2 क्षेत्र और भी हैं, विशाखापट्टनम और गुंटूर प्रदेश, और उसके अलावा कोलम और तिरुवनंतपुरम प्रदेश। ये कुल 8 मुख्य औद्योगिक प्रदेश भारत में पाए जाते हैं, जहां औद्योगिक इकाइयों की संख्या ज़्यादा है और जहां जो काम करने वाले वर्कर भी ज़्यादा हैं और वहां बिजली भी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और वहां आउटपुट भी ज़्यादा होता है। इसीलिए इन क्षेत्रों को औद्योगिक प्रदेश कहा गया। इनके अलावा छोटे औद्योगिक प्रदेश हैं जिन्हें लघु औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है, वो भी भारत के अंदर 15 हैं। जैसे अंबाला अमृतसर, ये भी एक औद्योगिक प्रदेश है मगर लघु, लघु मतलब छोटा औद्योगिक प्रदेश है। सहारनपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर, ये भी औद्योगिक प्रदेश है। इंदौर देवास उज्जैन ये है। जयपुर अजमेर कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़ उत्तरी मालाबार और मध्य मालाबार, और आपका आदिलाबाद निजामाबाद इलाहाबाद वाराणसी मिर्ज़ापुर और भोजपुर मुंगेर, और आपका दुर्ग और रामपुर यह क्षेत्र, बिलासपुर कोरबा और ब्रह्मपुत्र घाटी, ये 13 आपके लघु औद्योगिक प्रदेश हैं। उसके अलावा 15 ज़िले ऐसे मशहूर हैं जो फैक्ट्रियों में पूरे देश के अंदर मशहूर हैं। जैसे आपने कानपुर, कानपुर एक औद्योगिक ज़िला है। और आपका हैदराबाद है, वहाँ भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ पाई जाती हैं। आगरा है, नागपुर है, ग्वालियर है, भोपाल है, जलपाईगुड़ी है, लखनऊ है, कटक है, गोरखपुर है, अलीगढ़ है, कोटा है, पूर्णिया है, जबलपुर है, बरेली है। ये 15 ज़िले भारत के अंदर औद्योगिक प्रदेश के लिए मशहूर है। मगर 8 मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं जो भारत के नक्शे में हमने आपको बताए हैं भारत के। मगर फिर भी हम कह सकते हैं कि बराबर से उद्योग का विकास भारत के अंदर नहीं पाया जाता है। कुछ क्षेत्र के अंदर ये सिमट गए हैं, तो कुछ क्षेत्र तो भारत के अंदर बहुत तरक्की कर गए, बहुत डेवलपमेंट कर गए, मगर कुछ ज़्यादातर एरिया ऐसा है जहाँ कोई भी उद्योग नहीं पाया जाता और उसकी वजह से वो प्रदेश या वो ज़िला या वो क्षेत्र उद्योगों के हिसाब से उसके अंदर तरक्की नहीं हुई। क्योंकि जिन जिन प्रदेश और जिन जिन क्षेत्रों में उद्योग लगते हैं वो एरिया सबसे ज़्यादा तरक्की करते हैं, और जिन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते वो उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इससे ये बराबर से नहीं पाए जाते।